नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे पहलू की गहराई में उतर रहे हैं जिस पर शायद उतनी बात नहीं होती। क्रांतिकारी संगठन। जी हाँ। हमारे पास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी संगठन लेख के कुछ अंश हैं और हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मतलब हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से देखें कि वो शुरुआती समूह कौन थे जो मुख्यधारा से हटकर काम कर रहे थे। हाँ, मतलब एक अलग रास्ता अपना रहे थे। जी, क्रांतिकारी रास्ता। और ये सिर्फ एक जगह नहीं थे। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, कई जगह इनकी मौजूदगी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में ये क्रांतिकारी लहर कैसे शुरू हुई? स्रोत में कुछ शुरुआती संगठनों का जिक्र है, जैसे व्यायाम मंडल। हाँ, स्रोत बताते हैं कि पुणे में 1896-97 के आसपास चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल बनाया। दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर। इसका मकसद क्या था? सिर्फ व्यायाम? नहीं, सिर्फ व्यायाम नहीं, मतलब शारीरिक कसरत तो थी ही, पर साथ में राष्ट्रवाद की भावना जगाना भी एक अहम उद्देश्य था। और इसी मंडल से जुड़ी वो घटना है, प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या। जी हाँ, जून 1897 में प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्त की हत्या हुई। ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है उस दौर की। और इसी सिलसिले में दामोदर हरि चापेकर को फांसी हुई। और इसी समय के आसपास विनायक दामोदर सावरकर भी सक्रिय हुए। मित्र मेला और अभिनव भारत। बिल्कुल, 1899 में सावरकर ने नासिक में मित्र मेला शुरू किया। ये एक तरह से शुरुआती कदम था, जो बाद में एक गुप्त संगठन बना। हाँ, 1904 में यही मित्र मेला एक गुप्त संगठन अभिनव भारत में बदल गया। और इसकी शाखाएं सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहीं, ये मध्य प्रदेश और कर्नाटक तक फैल गईं। गुप्त संगठन मतलब ये छिपकर काम करते थे? जी बिल्कुल। और इसी संगठन का नाम 1909 में नासिक के जिलाधिकारी जैक्सन की हत्या से जुड़ा। अच्छा। हाँ, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने जैक्सन की हत्या की। इस मामले में फिर कन्हेरे, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे, इन तीनों को फांसी दी गई। और सावरकर का क्या हुआ? वीडी सावरकर को भी लंदन से गिरफ्तार किया गया, नासिक लाया गया और उन पर मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो ये तो महाराष्ट्र की बात हुई। अब अगर बंगाल की तरफ देखें, बंगाल तो जैसे क्रांतिकारी गतिविधियों का एक तरह से केंद्र ही बन गया था। हाँ, कह सकते हैं। बंगाल में स्थिति शायद और भी ज्यादा संगठित थी। स्रोत में अनुशीलन समिति का जिक्र खास तौर पर आता है। अनुशीलन समिति? ये कब और कहाँ बनी? इसकी शुरुआत 1902 के आसपास हुई। मिदनापुर में ज्ञानेंद्रनाथ बसु ने और कलकत्ता में सतीश चंद्र बसु, प्रमथनाथ मित्रा ने, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, जिन्हें बाद में बाघा जतीन कहा गया, और बारिंद्रनाथ घोष भी इससे जुड़े थे। और ढाका में भी इसकी शाखा थी? जी, 1906 में ढाका में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में शाखा खुली। ये समितियां सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण ही नहीं देती थीं, बल्कि क्रांतिकारी विचारों का भी प्रसार करती थीं। हेमचंद्र कानूंगो जैसे लोग बम बनाने में विशेषज्ञ थे। वो पेरिस से सीख कर आए थे। बाघा जतिन का आपने जिक्र किया, स्रोत उनके बारे में क्या खास बताते हैं? जतेंद्रनाथ मुखर्जी यानी बाघा जतिन बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। वो विवेकानंद और अरविंद घोष से प्रेरित थे। और सिर्फ अनुशीलन समिति ही नहीं, बल्कि युगांतर, गदर पार्टी जैसे कई संगठनों से भी उनका जुड़ाव रहा। और इसी दौर में युगांतर नाम का एक अखबार भी शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल, 1906 में बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर साप्ताहिक शुरू किया। ये क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का एक बहुत अहम मंच बन गया था। बंगाल में कुछ बड़ी कार्रवाइयां भी हुईं, जैसे स्रोत में बर्रा डकैती का जिक्र है। जी, 1908 की बर्रा डकैती, जिसका नेतृत्व पुलिन बिहारी दास ने किया था। इसका मकसद भी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना था। और सबसे चर्चित घटनाओं में से एक किंग्सफोर्ड पर हमला। हाँ, वो भी 1908 में ही हुआ। 30 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर उस पर बम फेंका। लेकिन निशाना चूक गया। हाँ, दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद वकील कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गईं। और इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। वो उस समय शायद सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से थे जिन्हें फांसी हुई। बहुत दुखद। और इसी से अलीपुर षड्यंत्र केस जुड़ा है। जी, इसी बम कांड की जांच के सिलसिले में पुलिस ने मानिक तल्ला में छापा मारा, जहां बम बनाने की फैक्ट्री मिली और फिर अरविंद घोष, बारेंद्र घोष समेत करीब 39 लोग गिरफ्तार हुए।
यही अलीपुर षड्यंत्र केस कहलाया। जिसमें चितरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था। हाँ, चितरंजन दास की जबरदस्त पैरवी की वजह से अरविंद घोष बरी हो गए। हालांकि बारिंदर घोष समेत कई लोगों को सजा हुई। और फिर अरविंद घोष राजनीति से हट गए। जी, इस केस के बाद वो सक्रिय राजनीति से हटकर पौंडीचेरी चले गए और अध्यात्म की ओर मुड़ गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने वंदे मातरम पत्र में निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत दिया था, जो काफी प्रभावशाली रहा। अच्छा, अब उत्तर भारत की तरफ आते हैं। वहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का जिक्र है। हाँ, अक्टूबर 1924 में कानपुर में HRA की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े नाम शामिल थे। इनका क्या उद्देश्य था? इनका मकसद था सशस्त्र क्रांति के जरिए ब्रिटिश शासन को खत्म करना और भारत में एक संघीय गणराज्य फेडरल रिपब्लिक की स्थापना करना। और जो मशहूर काकोरी कांड है वो इसी संगठन ने किया था। जी हाँ, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर इन्होंने ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। मकसद वही, क्रांति के लिए धन जुटाना। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद बड़ी गिरफ्तारियां हुई और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। स्रोत में अशफाकुल्ला खां के बारे में एक खास बात बताई गई है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि अशफाकुल्ला खान शायद पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी दी गई। फिर HRA के बाद HSR कैसे बनी? ये सोशलिस्ट शब्द क्यों जोड़ा गया? देखिए, काकोरी कांड के बाद संगठन को काफी नुकसान हुआ। फिर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में एक गुप्त बैठक हुई। अच्छा? हाँ, वहां चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा जैसे युवा क्रांतिकारी मिले और संगठन का पुनर्गठन किया और इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट शब्द जुड़ने का क्या मतलब था? ये भगत सिंह और दूसरे युवा नेताओं के बढ़ते समाजवादी विचारों का प्रभाव दिखाता है। मतलब उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था लाना था जिसमें मजदूरों, किसानों का शोषण न हो। सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी उनका लक्ष्य था। और HSRA की सबसे चर्चित कार्रवाई शायद असेंबली में बम फेंकना थी। जी, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, साथ ही पर्चे भी फेंके। किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं? नहीं, जैसा उन्होंने खुद कहा, उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। वो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। और इसी के बाद लाहौर षड्यंत्र केस चला। हाँ, इसी घटना और सॉन्डर्स हत्याकांड, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया गया था, को मिलाकर लाहौर षड्यंत्र केस चला। और आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह का एक कथन भी स्रोत में दिया गया है। हाँ, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, ये क्रांतिकारी की 2 अनिवार्य योग्यताएं हैं। ये उनके विचारों की गहराई को दिखाता है। इन बड़े संगठनों और घटनाओं के अलावा स्रोत कुछ और क्रांतिकारियों और घटनाओं का भी जिक्र करते हैं, जैसे चटगांव शस्त्रागार कांड। जी, चटगांव कांड भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1930 में बंगाल के चटगांव में मास्टर दा सूर्यसेन के नेतृत्व में। मास्टर दा? हाँ, उनका असली नाम सूर्यसेन था। पेशे से शिक्षक थे, तो सब उन्हें मास्टर दा कहते थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA नाम से एक समूह बनाया और बहुत योजनाबद्ध तरीके से चटगांव के सरकारी शस्त्रागारों पर हमला किया, टेलीफोन लाइनें काटी, रेल पटरी उखाड़ी। ये तो काफी बड़ी कार्रवाई थी। बहुत बड़ी और साहसी कार्रवाई थी। हालांकि वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। सूर्यसेन बाद में पकड़े गए और 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। और जतिन दास की शहादत का भी जिक्र है। हाँ, जतिन दास, वो भी लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए थे। जेल में भारतीय कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव और अमानवीय बर्ताव के खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की। कितने दिन चली थी वो हड़ताल? 63 दिन। 63 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी शहादत हो गई। उनके बलिदान ने पूरे देश में, खासकर युवाओं में, एक नई चेतना जगाई। स्रोत में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। अक्सर इतिहास में उनका जिक्र कम होता है, लेकिन उनकी भूमिका कम नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि दिसंबर 1931 में कुमिला, बंगाल में 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी स्टीवंस की गोली मारकर हत्या कर दी।
स्कूली छात्राएं? जी। और फरवरी 1932 में बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डिग्री लेते समय बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई। हालांकि गवर्नर बच गया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही थीं। और अंत में सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का भी जिक्र है। हाँ, मई 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद बढ़ गए तो उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये भी एक तरह से उस क्रांतिकारी या उग्र विचारधारा को दर्शाता था जो ब्रिटिश सरकार पर ज्यादा सीधा और मजबूत दबाव बनाना चाहती थी। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम साथ रखकर देखें तो एक तस्वीर साफ होती है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक ही धारा में नहीं बह रही थी। बिल्कुल। मतलब एक तरफ गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन था जो जन आंदोलन का रूप ले रहा था जी। और दूसरी तरफ ये क्रांतिकारी थे महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में, उत्तर भारत में जो हथियार उठाने से भी नहीं हिचक रहे थे। मित्र मेला, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, HRA, HSRA जैसे संगठन। और चापेकर बंधु, बाघा जतिन, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, जतिन दास और शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास जैसी वीरांगनाएं। हाँ, इन सबने अपने अपने तरीके से अक्सर अपनी जान की परवाह न करते हुए आजादी की इस लड़ाई में योगदान दिया। उनकी कुर्बानियां बहुत बड़ी थीं। सही कहा। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इतिहास की ये दो समानांतर धाराएं, अहिंसक और क्रांतिकारी, क्या ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं या कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही थी? उनके बीच का ये जटिल रिश्ता कैसा रहा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद और ज्यादा सोचने की जरूरत है।